सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज़ 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, NISM सीरीज़ 8 का हर एक चैप्टर को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पहला चैप्टर यानी बेसिक ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। इस चैप्टर का वेटेज है 10, यानी इस चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन मिल सकती है, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एजेंडा बता देता हूँ। इस चैप्टर 1 की जो मेन एजेंडा है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स बताऊँगा, यानी डेरिवेटिव्स क्या है, उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है जो डेरिवेटिव मार्केट की, उसके बारे में बताऊँगा, और डेरिवेटिव मार्केट वर्ल्ड में किस तरह इवोल्यूशन हुई है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसके बाद मैं आपको इंडिया का जो डेरिवेटिव मार्केट है उसके बारे में बताऊंगा, उसका हिस्ट्री, उसका इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इंडियन डेरिवेटिव मार्केट का जो वेरियस टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स है उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद इंडियन डेरिवेटिव मार्केट का वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेट उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद डेरिवेटिव मार्केट्स की जो सिग्निफिकेंस है इंडियन मार्केट की, उसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे हैं तो किस तरह का रिस्क आपके सामने आ सकती है, तो उस रिस्क के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करूँगा। आप शायद सुने होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फ्यूचर में काम करता हूँ, मैं ऑप्शन में काम करता हूँ। ये जो फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारे डेरिवेटिव्स की पार्ट है, यानी ये लोग डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास बेसिक जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी में आप अगर ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको लॉस, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, ये डेरिवेटिव क्या होती है, और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, और डेरिवेटिव मार्केट में काम किस तरह होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। डेरिवेटिव ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जिसका वैल्यू दूसरी कोई अदर एसेट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, और इस तरह का एसेट को हम लोग अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले क्रूड ऑयल, उसके बाद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल जो माइन से मिलती है, ये कच्ची तेल है, और क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भी बनती है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का भी प्राइस इंक्रीज होगी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारे प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से ही बनती है। उसी तरह क्रूड ऑयल का प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का भी प्राइस डिक्रीज होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं, पेट्रोल का प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, डीजल का भी प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, उसी तरह केरोसिन का भी प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक अंडरलाइंग एसेट है, और क्रूड ऑयल का जो प्राइस चेंजेस होता है उसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सभी का प्राइस चेंज हो सकता है। यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन डेरिवेटिव्स है और क्रूड ऑयल अंडरलाइंग एसेट है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अंडरलाइंग एसेट यहाँ पर मैं मिल्क को दिखा रहा हूँ, और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जहाँ पे कर्ड्स, पनीर, बटर मिल्क दिखा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं, अगर कोई कर्ड्स, पनीर, बटर मिल्क बनाना चाहते हैं उसके लिए दूध की ज़रूरत होती है, मिल्क की ज़रूरत होती है। मिल्क से ही कर्ड, पनीर, बटर मिल्क बनती है। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ी तो ऑटोमेटिकली कर्ड्स, पनीर, बटर मिल्क का भी प्राइस बढ़ेगी, और अगर मिल्क का प्राइस घटी तो ऑटोमेटिकली कर्ड्स, पनीर, बटर मिल्क का भी प्राइस घटनी चाहिए। यानी कर्ड्स, पनीर, बटर मिल्क का प्राइस मिल्क के ऊपर, प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसीलिए मिल्क अंडरलाइंग एसेट है, और कर्ड्स, पनीर, बटर मिल्क इसका प्राइस मिल्क के प्राइस ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए
ये सारे तीनों प्रोडक्ट्स है डेरिवेटिव्स है। आशा करता हूँ डेरिवेटिव क्या है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ अंडरलाइंग एसेट के बारे में बोला कि क्रूड ऑयल, मिल्क अंडरलाइंग एसेट है। इसी तरह बहुत सारे अंडरलाइंग एसेट हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर मेटल के बारे में बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक्स, निकल, टीन, लीड्स कुछ अंडरलाइंग एसेट के एग्जांपल हैं। एनर्जी रिसोर्स में जैसे कि मैंने बोला क्रूड ऑयल, तो ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्रैक्स, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये सारे एनर्जी रिसोर्स अंडरलाइंग एसेट्स हैं। एग्री कमोडिटीज़ में व्हीट, शुगर, कॉफ़ी, कॉटन, पल्स इसका एग्जांपल है। और फाइनेंशियल एसेट्स में शेयर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज अंडरलाइंग एसेट के एग्जांपल हैं। अब मैं आपको वर्ल्ड की डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट, इवोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी डेरिवेटिव मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह इवोल्यूशन हुआ, किस तरह डेवलप हुआ, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 12th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेड फेयर्स जो होता था उसमें जो सामान बेची जाती थी, तो इस ट्रेड फेयर में फ्यूचर डिलीवरी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। यानी जो भी सामान को बेचा जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, प्राइस भी डिसाइड हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी इमीडिएट नहीं होगी। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको डिलीवरी की जाएगी। यहीं से फ्यूचर डिलीवरी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद 13th सेंचुरी में इंग्लिश क्रिस्टियन मोनास्टरीज के द्वारा बहुत सारे फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जाम्पल देखने को मिला। करीबन 20 साल तक ऊल के बिजनेस के ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता था। यानी ऊल के कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता था, प्राइस भी डिसाइड होता था, लेकिन इमीडिएट डिलीवरी नहीं होती थी, बाद में डिलीवरी किया जाता था। इन द ईयर ऑफ 1634 टू 1637 होलैंड के ट्यूलिप मनिया में ट्यूलिप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। लेट 17th सेंचुरी में जापान की डोजिमा में राइस के ऊपर फ्यूचर मार्केट स्टार्ट हुआ। इस समय जापान को लगा कि अगर फ्यूचर मार्केट राइस के ऊपर स्टार्ट करे तो इसमें किसान का भला हो सकता, क्योंकि उस समय जापान का बैड वेदर, वेयरफेयर की वजह से फसल खराब होती थी, राइस का प्रोडक्शन में हैम्पर होता था, इसीलिए वहाँ पर फ्यूचर मार्केट स्टार्ट हुआ। यानी खेती से राइस एक्यूमुलेट करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था और बाद में उसको डिलीवरी करके बेचा जाता था। 1848 को शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी CBOT, यहाँ पर कमोडिटीज़ के ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। 1865 में CBOT फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट USA में स्टार्ट की। 1919 में शिकागो बाटर एग ब्रोड्स, ये एक स्पिन ऑफ CBOT की थी। बाद में इसका नाम चेंज होकर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी CME इसको किया गया था। और ये दुनिया की सबसे पहली एक्सचेंज है जहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। 1972 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट यानी IMM स्टार्ट किया और इसी एक्सचेंज में उसी साल करेंसी फ्यूचर्स का ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुआ। 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज यानी CBOE, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट स्टार्ट हुआ। 1975 में CBOT ट्रेजरी बिल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। 1977 में CBOT टी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर दिया। 1982 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यूरो डॉलर के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। कनासस सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। और 1983 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज स्टॉक इंडेक्सेस के ऊपर भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। इसमें से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक इंडेक्स थी S&P 100 और S&P 500। तो ये तो थी वर्ल्ड की डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। अब मैं आपको इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह हुई, उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है 1992 में सेबी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। उसके बाद से ही सेबी फ्यूचर मार्केट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। 1996 में सेबी 24 लोगों की एक कमेटी बनाई, चेयरमैन ऑफ डॉक्टर LC गुप्ता के अंडर में। इस कमेटी का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडियन डेरिवेटिव मार्केट के ट्रेडिंग के ऊपर एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। इसके बाद सेबी ने फिर से और एक कमेटी बनाई, चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर JR वर्मा के अंडर,
इस कमेटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में किस तरह की रिस्क होती है और उसको मेजरमेंट करना। 1999 में द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट यानी SCRA को अमेंडमेंट की गई। इस अमेंडमेंट में डेरिवेटिव नाम की जो वर्ड्स है, ये सिक्योरिटीज का एक पार्ट है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब सिक्योरिटीज का पार्ट है। डेरिवेटिव्स भी एक सिक्योरिटीज का पार्ट है। इसको अमेंडमेंट किया गया था। इन द ईयर ऑफ 2000 सेबी ने BSE और NSE एक्सचेंज को परमिशन दिया इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के ऊपर ट्रेड करने का। इसी साल सेबी ने और भी अप्रूव किया निफ्टी सेंसेक्स बेस्ड जो इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर ट्रेड करने का भी परमिशन दे दिया। इन द ईयर ऑफ 2001 इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। इन द ईयर ऑफ 2013 मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी MSEI, यहाँ पर भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में किस तरह की प्रोडक्ट है। अगर आप इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। देखिए, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में 4 तरह का प्रोडक्ट है। एक फॉरवर्ड, एक फ्यूचर, एक ऑप्शन और एक स्वैप्स। ये 4 प्रोडक्ट है, चारों को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच में होता है किसी भी तरह की अंडरलाइंग एसेट के, लेकिन उसका जो प्राइस होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसका प्राइस अभी डिसाइडेड होगा और उसको बाद में डिलीवरी दिया जाएगा। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको हम लोग ओवर द काउंटर यानी OTC कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर के बीच में फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होती है, अभी प्राइस डिसाइड होती है, डिलीवरी बाद में किया जाता है। इसमें एक्सचेंज का कोई काम नहीं है। बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर NSE BSE का कोई काम नहीं है। उसी तरह दूसरी और एक मार्केट है जिसको हम लोग फ्यूचर मार्केट कहते हैं। ये भी एक फॉरवर्ड टाइप के मार्केट है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है फॉरवर्ड मार्केट के साथ, यहाँ पे एक्सचेंज की एग्जिस्टेंसी होती है। यानी बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज द्वारा कंप्लीट की जाती है। यहाँ पर NSE हो सकती है या फिर BSE एक्सचेंज हो सकती है। इसीलिए फ्यूचर मार्केट जो है बहुत ही स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पे एक लॉट साइज होती है, मैच्योरिटी डेट होती है, एक्सपायरी होती है, इसकी क्वालिटी मेंटेन की जाती है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को अपना मन मर्जी कैंसिल नहीं की जाती है। इसीलिए यह बहुत ही सेफ है, सिक्योर्ड है फॉरवर्ड मार्केट की तुलना में। आगे चल के फ्यूचर मार्केट के बारे में और डिटेल्स में जानकारी लेंगे। इसके बाद है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जाती है बायर और सेलर के बीच में, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है किसी भी अंडरलाइंग एसेट को बाय और सेल करने के लिए। यहाँ पर भी फ्यूचर डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट होती है और प्राइस भी डिसाइड की जाती है। एक बायर ऑप्शन को बाई करने के लिए जो पैसा पेमेंट करते हैं उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। एक बायर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए जो पैसा पेमेंट करते हैं उस पेमेंट को प्रीमियम कहती है। यानी बायर प्रीमियम पे करते हैं और सेलर्स को प्रीमियम मिलता है। ऑप्शन के बारे में भी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम लोग स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यहाँ पर भी बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में फ्यूचर का कैश फ्लो का एक्सचेंज करने के लिए होता है और इसके लिए बायर और सेलर पहले से ही प्री अरेंज फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी फार्मूला किस तरह बाई होगा, किस तरह सेल होगा, पहले से डिसाइड रहती है, उसके आधार पे बेस करके कॉन्ट्रैक्ट की जाती है। ये भी एक सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी के लिए बेसिक आइडिया इतना काफ़ी है, अभी के लिए बेसिक नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बात करूँगा। देखिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वही होता है जो डेरिवेटिव मार्केट में बाय और सेल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी बायर और सेलर डेरिवेटिव मार्केट का पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स होती है, किस तरह वो काम करते हैं। देखिए, वो किस तरह बाय करते हैं उसके नेचर के ऊपर बेस करके 3 टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक है हेजर, उसके बाद दूसरी है स्पेकुलेटर और ट्रेडर्स और तीसरी है आर्बिट्रेजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। अब ये पार्टिसिपेंट्स किस तरह काम करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेजर के बारे में। देखिए, हेजर एक ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जिसके पास पहले से ही एग्जिस्टिंग अंडरलाइंग एसेट होती है और उसका प्राइस का रिस्क जो है
उसको रिड्यूस करने के लिए वो दूसरा पोजीशन लेते हैं। इसी प्रकार से अपना रिस्क को मिनिमम करते हैं। इस तरह का मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हेजर कहते हैं। तो हेजिंग कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदे हैं जिसका प्राइस है $1000। मान लीजिए इंडियन मनी में $1 का प्राइस है 80 रुपया, तो उसके हिसाब से $1000 का प्राइस हो जाता है 80,000 रुपया। यानी अभी अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको 80,000 रुपया पेमेंट करना होगा। लेकिन आपका जो लैपटॉप सेलर है उसने आपको कहा है आपको अभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 महीने के बाद $1000 पेमेंट करना है। आपको लगा कि तो बहुत अच्छी बात है, अभी पेमेंट नहीं करने की ज़रूरत है, आपको 1 महीने के बाद वही $1000 पेमेंट करना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटी सी रिस्क, अभी $1 का प्राइस चल रहा है कि 80 रुपया। क्या पता है 1 महीने के बाद इंडियन करेंसी कमज़ोर हो पड़े, जहाँ पर $1 के हिसाब से 80 रुपये की जगह में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े। मान लीजिए 1 महीने के बाद $1 का जो रेट है वो 90 रुपया हो गया, यानी आपको 80,000 की जगह में आपको 90,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा वही $1000 के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इस तरह का रिस्क से बचने के लिए आप हेज कर सकते हैं। अब हेज कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, उसके बारे में आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स होता है जिसको हम लोग स्पेक्युलेटर और ट्रेडर कहते हैं। इस तरह का जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो बहुत ही प्रेडिक्टिव होते हैं फ्यूचर मूवमेंट को लेकर, यानी कौन सी शेयर का प्राइस या फिर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस कब ऊपर जाएगी उसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट करती है और उसके हिसाब से वो खरीद लेते हैं या फिर सेल कर देते हैं, यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वो पोजीशन लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उसको लगा कि टीसीएस का प्राइस अगले 1 महीने के बाद बहुत ऊपर जाने वाला है। अभी उसको सस्ता प्राइस लग रहा है टीसीएस का, इसीलिए कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा शेयर्स खरीदने के लिए वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करते हैं। अगर उसका प्रेडिक्शन सही हुआ, यानी 1 महीने के बाद टीसीएस का प्राइस ऊपर चली गई, उसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, तो ऐसे केसेस में वो बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इस तरह का ट्रेडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। स्पेकुलेटर यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहा है कि फ्यूचर में शेयर प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। उसका प्रिडिक्शन हर टाइम करेक्ट होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, उसका प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है। अगर उसने सोचा है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो उसने बाई पोजीशन ले लिया और हुआ कि उल्टा शेयर प्राइस नीचे चली गई, ऐसे केसेस में उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए प्रेडिक्टिव ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ही समझदार होना पड़ेगा, मार्केट का नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जाके आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आर्बिट्रेजर के बारे में बताऊँ। ये भी एक समझदार पार्टिसिपेंट्स है जो 2 अलग अलग मार्केट में काम करते हैं। जिस मार्केट में प्रोडक्ट को सस्ते में मिलती है वहाँ पर वो खरीद लेते हैं और जिस मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिलती है वहाँ पर वो बेच देते हैं। इसी प्रकार से 2 डिफरेंट मार्केट में काम करते हैं, एक मार्केट में खरीदते हैं और दूसरे मार्केट में बेचते हैं, और बाइंग सेलिंग का जो डिफरेंस होती है वही उसका प्रॉफिट होता है। इस तरह जो 2 डिफरेंट मार्केट में काम करते हैं और इसी के द्वारा प्रॉफिट कमाते हैं, इस तरह का मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आर्बिट्रेजर कहते हैं। अब मैं आपको डेरिवेटिव मार्केट्स की टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए इंडिया में 2 ही टाइप के मार्केट हैं, एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट और एक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट, जिसको हम लोग ओटीसी भी कहते हैं। देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट, इस नाम से ही पता चलता है इस तरह का डेरिवेटिव मार्केट एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होती है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज है, सेंट्रलाइज है, ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो जाने के बाद वो कैंसिल नहीं होती, क्योंकि बीच में एक्सचेंज रहती है, बायर सेलर दोनों को प्रोटेक्ट करती है, दोनों को सेफ्टी देती है। लेकिन ओवर द काउंटर यानी ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट, जहाँ पर बायर सेलर आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डील करते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की एक्सचेंज की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है। चाहे तो बायर सेलर टेलीफोन में बात करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि ईमेल के माध्यम से भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह का मार्केट उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, उतनी सेफ नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी काउंटर पार्टी कभी भी डिने कर सकते हैं, टर्म्स कंडीशन चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट बहुत ही सेफ है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट की तुलना में। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के ऊपर काम करें। अब सवाल है कि डेरिवेटिव में काम क्यों करते हैं और एक्सचेंज डेरिवेटिव को क्यों लाए हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस डिस्कवरी को इम्प्रूवमेंट करना, अंडरलाइंग एसेट की एक्चुअल वैल्यूएशन करना, उसका एक्सपेक्टेशन, उसका प्राइस मूवमेंट, ये सारी चीज़ के ऊपर काम करना, उसको इम्प्रूव करना। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कुछ भी खरीदते हैं फ्यूचर में उसका कहीं ना कहीं रिस्क होती है। उस एग्जिस्टिंग रिस्क को कम करने के लिए आप हेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपका रिस्क कम हो जाता है। बहुत समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेकुलेटिव ट्रेड्स करते हैं, यानी प्रेडिक्ट करके काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में काम करते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में लाते हैं, इसीलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि डेरिवेटिव मार्केट में जब भी आप काम करेंगे कुछ ना कुछ उसमें रिस्क है। जब भी कुछ भी आप ट्रेड करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, वो कौन सी रिस्क है, किस तरह का रिस्क है, ये सब रिस्क आपके सामने क्यों आती है, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क है। अगर कोई भी काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो जाता है तो इसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि फॉरवर्ड मार्केट में बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में बायर और सेलर दो काउंटर पार्टी हैं। इसमें से अगर कोई भी डिले कर दिया, मान लीजिए बायर पैसा नहीं दे रहा है या फिर सेलर अपना प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसे केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। इसीलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में फ्यूचर ऑप्शन मार्केट बहुत ही सेफ है। दूसरी जो रिस्क है वो प्राइस मूवमेंट रिलेटेड रिस्क है, क्योंकि जैसे कि पता है कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं समय के साथ साथ उसका प्राइस का चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि डॉलर का प्राइस अगर ऊपर चली गई तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। इससे बचने के लिए हम लोग हेज करते हैं। थर्ड जो रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशन लेते हैं लेकिन सही टाइम पर एग्जिट नहीं कर पाते इनएबिलिटी के वजह से। मान लीजिए किसी भी तरह की आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं और आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है, लेकिन आपको उसको बेचना है प्रॉफिट पाने के लिए, लेकिन सही टाइम पर आप बेच नहीं पाए, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इस तरह का रिस्क जो है उसको हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, यानी आप लिक्विडिटी नहीं कर पाए। इसके बाद जो रिस्क है वो लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। कभी कभी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का एनफोर्सेबिलिटी की वजह से इस तरह का रिस्क आ सकती है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट रिस्क है वो ऑपरेशनल रिस्क। अगर किसी काउंटर पार्टी ने फ्रॉड कर लिया या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किया, ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं किया, ये सारे कारण की वजह से भी आपको रिस्क आ सकती है। तो ज़्यादातर फॉरवर्ड मार्केट में आप अगर काम करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप फ्यूचर में काम कीजिए, ऑप्शन में काम कीजिए और एक्सचेंज के थ्रू काम कीजिए। इंडिया में मेंबर ऑफ एक्सचेंज एक मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स इशू करती है, जहां पर एक्सचेंज का इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट का ट्रेडिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए।